गर्मी में गरीब बहू की तालाब के अंदर ठंडी रसोई। गांव की तेज गर्मी में तालाब किनारे बसा रामलाल का गरीब परिवार घर में बैठे हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा होता है। वहीं सपना और प्रीति दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां से गांव का तालाब दिख रहा होता है। नंजी, जरा आप तालाब से एक घड़ा ठंडा पानी लेते आइए, तब तक मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। जी भाभी, अभी लेकर आती हूँ। प्रीति घड़ा लेकर तेज धूप में तालाब के पास आती है और तालाब में घड़ा डुबोकर घड़े में पानी भरने लगती है। अच्छा है हमारे घर के पास ही तालाब है, वरना इस गर्मी में ठंडा पानी मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। प्रीति तालाब के ठंडे पानी से मटका भरकर वापस घर आती है और मटके की जगह पर रख देती है। वहीं सपना घर के कोने में अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाकर पसीने से लथपथ खाना बना रही होती है। चूल्हे के सामने बैठी हुई है ज्वालामुखी के अंदर समझ ही नहीं आ रहा। एक तो इतनी तेज गर्मी, ऊपर से इस चूल्हे की आंच में तो हालत ही खराब हो जाती है। पल्लू से पसीना पोंछते हुए सपना मिट्टी के चूल्हे पर रसोई बनाती है और पूरे परिवार को खाना परोसती है। सभी के चेहरे पर पसीना होता है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में खाना कैसे खाऊं? मेरी प्यारी बेटी, ये तालाब का ठंडा पानी है ना, इसे पियो ठंडा ठंडा, इससे थोड़ी गर्मी कम होगी। और फिर खाना खाने के बाद तालाब के पास चली जाना, वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। घर के पास तालाब होने की वजह से हम तो तालाब के पास बैठकर थोड़ी ठंडक पा लेते हैं, पर रसोई में बहू की बहुत बुरी हालत होती है। काश मेरे पास पैसे होते, मैं शहर में तुम्हारे लिए गैस चूल्हा लाता और तुम्हारे लिए एक ठंडी रसोई भी बनवाता, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और सिर्फ सब्जियां उगाना ही आता है, और इतनी तेज गर्मी में सब्जियां भी सही से नहीं उगती हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो मौसम पर निर्भर होती है। गर्मी में गर्मी से परेशान, बरसात में बाढ़ और ठंड में ठंड से परेशान। और ये गर्मी तो हमारी गरीबी की साथी है। ये गर्मी हमारी गरीबी को हमसे दूर नहीं होने देती है। जब भी हम मेहनत करके अपनी गरीबी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तब ये गर्मी तेज धूप, सूखा, थकान और लू लेकर चली आती है। पूरा परिवार गर्मी में खाना खाता है और अगले दिन सपना और उज्जवल डंडों के दोनों सिरों पर मटके बांधकर तालाब से पानी लाते हैं और अपनी मुरझाए हुए सूख रही सब्जियों के खेत में पानी डालते हैं। घर चलो सपना, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे खेत में सब्जियां नहीं उगेंगी। नहीं, हम मेहनत करेंगे, हमारे खेतों में भी सब्जियां होंगी। सपना, हम चाहे तालाब से कितने भी मटके भरकर खेतों में पानी क्यों न डालें, जब तक हम पानी डालते हैं तब तक नमी रहती है, और जैसे ही हम रुकते हैं 1 घंटे में सारा पानी सूख जाता है और शाम तक सारी सब्जियां मुरझा जाती हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। तालाब तो हमारा बहुत साथ दे रहा है, पर इतनी तेज गर्मी में मटकों से खेत को नहीं सींचा जा सकता। उज्जवल और सपना इसी तरह रोज तालाब से मटकों से पानी भरकर अपने खेत को सींचने की कोशिश करते हैं, जिससे घर की सब्जी का इंतजाम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन खेतों को सींचकर पसीने से लथपथ सपना अपनी रसोई में आकर चूल्हा जलाती है। ये मुझे 3-3 चूल्हे क्यों दिखाई दे रहे हैं और आंखों के सामने धुंधलापन क्यों हो रहा है? सपना को चक्कर आने लगते हैं और आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है। सपना साइड दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। इस वक्त मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। बहू, ऐसा कर, तू थोड़ी देर तालाब के पास चली जा, वहां तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। प्रीति, अपनी भाभी को तालाब के पास लेकर जा। प्रीति सपना को लेकर तालाब के पास आती है, जहाँ गांव की औरतें पानी लेने आई होती हैं और सबकी नजर तालाब में हमेशा डूबे रहने वाले एक बड़े से पत्थर पर होती है, जो अब ऊपर दिखाई दे रहा होता है। अरे, ये पत्थर तो हमेशा तालाब में डूबा रहता है, आज ये ऊपर कैसे आ गया? गर्मी की वजह से तालाब का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से तालाब में पानी कम होता जा रहा है और ये पत्थर ऊपर आ गया। गर्मी ने पहले ही हमारी हालत खराब कर दी थी, और अब अगर ये तालाब भी सूख गया तो हमारी पानी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? अगर ये तालाब सूखता है तो हमारे पास गांव के बाहर बने इकलौते कुएं के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। हाँ, क्योंकि इस गांव में कोई सरकारी नल भी तो नहीं है और ना ही पानी की दूसरी व्यवस्था। तालाब की सूखने की चिंता में गांव वालों के दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे तालाब में सिर्फ घुटने तक ही पानी बचता है, जिससे परेशान सभी गांव वाले और गांव के सरपंच तालाब के पास इकट्ठा होते हैं। हमारे गांव के काफी किसानों की जमीन गर्मी की वजह से सूखी पड़ी है, ऊपर से तालाब भी सूख गया। लगता है इस साल हमारे गांव में गर्मी से सूखे का कहर आकर रहेगा। अरे, सूखा तो पड़ना ही है, पूरे गांव में इकलौता तालाब था, वो भी सूख गया और अब मिट्टी वाला भी पानी बचा है, इसे हम पी भी नहीं सकते हैं। अरे वही, अब गांव के बाहर का कुआं ही है जो पूरे गांव भर की प्यास बुझाएगा। इतनी गर्मी में गांव की औरतें अपनी रसोई में तो परेशान ही थी, अब पानी की भी परेशानी शुरू हो गई। गांव की सभी औरतें मटके लेकर अपने अपने घरों से निकलती है और तेज चिलचिलाती धूप में गांव के बाहर कुएं की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर में सभी कुएं के पास पहुंचती है। कुएं में पानी कम होता है, कुएं का भी पानी बहुत नीचे चला गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। सभी जरूरत जितना पानी ले लो और पानी बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, अब हमें इसी पानी से गुजारा करना है।
सभी औरतें कुएं से जरूरत जितना पानी लेती हैं और अपने सिर पर मटके रखकर घर लौट आती है। वहीं सपना भी पसीने से लथपथ घर लौटती है और मटके को रखती है। हाँ, बहुत तेज गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा पानी पीती हूँ तभी जान में जान आएगी। इतना कहकर सपना मटके से पानी निकाल कर पीती है। ये पानी तो बिल्कुल गर्म है। इतनी तेज धूप में इतनी मेहनत से पानी लेकर आई और गर्मी की वजह से ये पानी भी गर्म हो गया। इतनी मेहनत के बाद इस गर्मी ने एक गिलास ठंडा पानी भी नसीब नहीं होने दिया। पहले तो रसोई के बाद भाभी तालाब के ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लेते थे और थोड़ा ठंडा पानी पी भी लेते थे, जिससे भाभी को राहत मिलती थी। अब तो और हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं। एक दिन राघव और निशा घमौरियों से भरे शरीर के साथ घर के अंदर आते हैं। दोनों के गले और गर्दन पर घमौरियां निकली होती है। बच्चों, तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी 15-20 मिनट पहले तो तुम खेलने गए थे। मम्मी, कैसे खेले हम? हमारे गर्दन और गले में बहुत खुजली हो रही है। बहू, बच्चों के गले और गर्दन में घमौरियां हो गई है। मम्मी, बहुत खुजली हो रही है, कुछ करो ना। तुम्हें मना करती थी ना कि मत जाओ धूप में बाहर खेलने के लिए, तुम लेकिन मानते कहाँ थे। अब धूप में खेलोगे तो घमौरियां तो होंगी ही ना। मम्मी, हम पहले ही घमौरी से परेशान है और आप हमें इतना डांट रही हो। पहले घमौरी का कुछ करो ना, फिर डांटना। अब इस घमौरी का मैं क्या करूं? कैसे ठीक होगी ये? उज्जवल जी, बच्चों को थोड़ी देर तालाब में नहला दो, शायद ठंडक से उनकी घमौरियां खत्म हो जाए। हम लोग तो रोज तालाब में ही तो नहाते हैं। घर पर तो सिर्फ तुम, मम्मी और प्रीति ही नहाती हो, और तालाब में नहाने से घमौरी ठीक नहीं होने वाली। तालाब का पानी खुद मिट्टी से भर गया है। अब तो तालाब के पानी से नहाया भी नहीं जाता। बहू, तू प्रीति के साथ जाकर आम के बगीचे से थोड़े कच्चे आम तोड़कर ला और उन्हें उबालकर शरबत बनाकर इन्हें पिला। हफ्ते भर में घमौरियां ठीक हो जाएंगी। क्या हफ्ते भर? हमें इस घमौरी से परेशान होने पड़ेगा? राघव और निशा जोर जोर से रोने लगते हैं। सपना दोनों बच्चों को संभालती है। वहीं प्रीति आम के बगीचे से कच्चा आम लाकर सपना को देती है और सपना कच्चे आम का आम पन्ना बनाकर बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर सपना अपने घर के पास सूखे तालाब को देख रही होती है। भले तालाब में सिर्फ थोड़ा ही पानी बचा है, पर अभी भी तालाब के पास चलने वाली हवा ठंडी ही है और जमीन में नमी होने की वजह से यहाँ अभी भी पहले जैसी ठंडक है। काश ऐसी ठंडक रसोई में भी होती। खैर, अभी थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर अपनी रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सपना तालाब के पास उगे बड़े नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी शारदा सपना के पास जाती है। बहुत तूने मसाले कहाँ रखे हैं? आटे के पीछे वाले डब्बों में सारे मसाले हैं। पर आप क्यों पूछ रही है माँ जी? बहू, तू अभी गांव के बाहर से इतनी दूर कुएं से पानी लेकर आई है, तो मैंने सोचा आज तू यहाँ आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में अगर आप रसोई में खाना बनाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। नहीं बहू, पहले दिन तुझे चक्कर आने लगे थे और आज भी तू गांव के बाहर से पानी लेकर आई है। थकी होगी, मैं बनाऊंगी आज रसोई। नहीं नहीं माँ जी, यहाँ तालाब के पास काफी ठंडक है। देखिए, मेरी थकान भी दूर हो गई है, मैं चलती हूँ खाना बनाने। नहीं बहू, अगर जिस तरह तालाब के पास ठंडक है वैसी ठंडक रसोई में होती तो बात ही कुछ और होती। पर रोज रोज तुझे रसोई में परेशान होना पड़ता है। आज खाना मैं बनाऊंगी। वाह माँ जी, वाह, बातों में क्या आइडिया दिया आपने। आइडिया? मैंने क्या आइडिया दिया? तालाब की तरह ठंडी रसोई का। माँ जी, तालाब के अंदर मैं अपनी ठंडी रसोई बना सकती हूँ। तालाब के अंदर? पर वो कैसे बहू? वो देखिए माँ जी, तालाब के अंदर का पत्थर तालाब सूखने की वजह से ऊपर आ गया है। उस पत्थर पर मैं मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी और यहाँ बैठकर आराम से तालाब की ठंडक में अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाऊंगी। बहू, बात तो तेरी सही है, चल कोशिश करके देखते हैं। सपना तालाब के अंदर निकले एक पत्थर पर मिट्टी से चूल्हा बनाती है और थोड़ी देर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती है। उसके बाद सपना अपने घर में आती है। बहू, मैंने सुना है तुम तालाब के अंदर ठंडी रसोई बना रही हो। बन गई क्या तुम्हारी रसोई? पापा जी, अभी तो चूल्हा बनाकर धूप में सूखने के लिए रख कर आई हूँ। इतनी तेज धूप है, मिनटों में चूल्हा सूख जाएगा। तब तक मैं खाना बनाने के लिए बर्तन और सामान लेने आई हूँ। इतना कहकर सपना खाना बनाने के लिए बर्तन और राशन लेकर तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में आती है और चूल्हा जलाती है। चारों तरफ तालाब का ठंडा पानी होने की वजह से तेज धूप में भी रसोई में ठंडक होती है। सपना आराम से चूल्हा जलाकर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। वाह, आज पहली बार चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने में पसीना नहीं आ रहा है। तालाब के पास चलने वाली ठंडी हवा में गर्मी भी नहीं लग रही है। ऐसी ठंडी रसोई हो तो तब तो खाना बनाने में ही मजा आ जाए। सपना अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। तभी शारदा अपनी पूरी परिवार के साथ थालियां लेकर आती है और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे आप लोग घर के बाहर थालियां लेकर क्यों आ गए? मैं खाना लेकर आ ही रही थी। क्यों भाभी, आप तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ठंडक में खाना बनाएंगी और हम भट्टी जैसे घर में खाना खाएंगे? माँ, जल्दी खाने जाना, बहुत भूख लगी है। हाँ सपना, जल्दी खाना परोसो। बहुत दिनों बाद बिना पसीना बहाए तुमने खाना बनाया है और हम बिना पसीना बहाए खाना खाएंगे।
सपना सभी को खाना परोसी और खुद भी पेड़ की छांव और तालाब की ठंडी रसोई में पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। वाह मम्मी, आज मजा आ गया। क्या ठंडी जगह है खाना खाने के लिए। तुम बेकार में हमें घर में खाना खिलाती थी, अब से हम रोज तालाब के पास ही बैठकर खाना खाएंगे। और तुम भी तालाब के पास ही खाना बनाना, फिर तुम्हें पसीने भी नहीं आएंगे। मम्मी, जब तालाब में इतनी ठंडक हो तो आपने पहले तालाब में खाना क्यों नहीं बनाया? अब तक रसोई में क्यों बनाती थी खाना? बच्चों, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तालाब के पास ठंडी रसोई भी हो सकती है। और जब तालाब पानी से भरा था तब शायद मैं यहाँ अपनी ठंडी रसोई बना भी नहीं पाती। गांव भर के लोग तालाब के पास आकर काम करते थे, उन्हें भी परेशानी होती और हमारी रसोई में भी पानी के छींटे आते। पर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे सपना, अब तुम रोज तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ही खाना बनाना। सपना पूरे परिवार के साथ तालाब के पास नीम के पेड़ की छांव में खाना खाती है और पूरा परिवार वहीं चटाई बिछा के लेट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब सपना रोज तालाब के अंदर ठंडी रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही एक दोपहर तेज धूप में सपना खाना बना रही होती है, तभी उज्जवल वहाँ आता है। तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ठंडक तो है, पर तेज धूप भी तो है। सपना, तुम्हें धूप नहीं लग रही है क्या? जी, आप यहाँ अभी तो खाना नहीं बना है, अभी खाना बनने में थोड़ा समय है। नहीं, तुम आराम से खाना बनाओ। वैसे मैं पूछ रहा था, इतनी तेज धूप है, तुम्हें धूप नहीं लग रही है क्या? बात तो आप सही कह रहे हैं, धूप तो बहुत तेज है और मेरे सर पर बहुत तेज धूप लग रही है, पर अब इसका क्या कर सकते हैं। अगर तालाब की ठंडी रसोई में ठंडक में खाना बनाना है तो थोड़ी धूप तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम गरीबों को कभी पूरा सुख नहीं मिलता है। तालाब के अंदर ठंडी रसोई मिली, फिर भी सर पर धूप लग रही है। अगर यहाँ पर सिर छुपाने जितनी भी जगह होती तो तुम्हें और आराम होता खाना बनाने में। देखिए क्या कमाल की बात है, बातों ही बातों में आपने मुझे एक और आइडिया दे दिया। मेरी बातों में तुम्हें क्या आइडिया मिल गया? अभी आपने कहा ना सर छुपाने के लिए एक छोटी छत होती तो कितना अच्छा होता। तो एक छोटी छत बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैं अपने बैठने जितनी एक छोटी सी छत तो बना ही सकती हूँ। जिस तरह हम खेत में आराम करने के लिए छत डालते हैं, ठीक वैसे ही। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ बांस और हरे पत्ते इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक छत बना देता हूँ। तुम आराम से उसके अंदर बैठना। ठीक है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इससे मैं छत बनाना भी सीख जाऊंगी और कभी छत टूट भी गई तो मैं दोबारा बना लूंगी। इतना कहकर सपना चूल्हे पर चावल चढ़ाकर उज्जवल के साथ बांस के पेड़ों के पास आती है। सपना और उज्जवल कुछ छोटे बांस, ढेर सारे केले के पत्ते, अपनी लंबी बेल लेकर तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में आते हैं। मैं इन 4 बांसों को जमीन में गाड़कर बेलों से आपस में बांध दूंगा और उसके ऊपर और तीनों तरफ केले के पत्तों से अच्छे से ढक दूंगा। बस छत बनकर तैयार। सपना और उज्जवल तालाब के अंदर ठंडी रसोई में 4 बांस जमीन में गाड़ते हैं और बांसों को लंबी बेलों से आपस में बांधकर उन पर केले के बड़े बड़े पत्तों से अच्छे से ढक देते हैं, जिसके अंदर सपना आराम से बैठकर खाना बनाती है। सही मायने में तो अब मेरी तालाब के अंदर ठंडी रसोई बनकर तैयार हो गई है। इतने दिनों तक तो मैं धूप बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब तो धूप बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं है। सपना उज्जवल के साथ मिलकर पूरी तरह से तालाब के अंदर ठंडी रसोई बना लेती है और अब सपना को खाना बनाते वक्त बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सपना अपने घर की रसोई में आकर सब्जियों की खाली टोकरी देखती है। निशा के पापा, आप खेतों से सब्जियां नहीं लेकर आए क्या? घर में एक भी सब्जी नहीं है, खेतों से थोड़ी सब्जियां ले आई हैं। खेत में एक भी सब्जी नहीं बची है। इतने दिनों की मेहनत से जो सब्जियां उगी थी वो भी सब खत्म हो गई हैं। अरे उज्जवल बेटा, तो तूने और सब्जियां क्यों नहीं उगाई? अब बिना सब्जी के हम खाना कैसे खाएंगे? सब्जियां कैसे उगाऊं पापा? पहले जब तालाब में पानी था तो किसी तरह अपने खेतों को सींचा करता था। अब तालाब में पानी ही नहीं है खेत सींचने के लिए, इसलिए एक भी सब्जी नहीं होगी। सारे पौधे मुरझा गए हैं। पूरा परिवार अपने बंजर और सूखे पड़े खेत में आता है। चारों तरफ सूखी मिट्टी और मुरझाए हुए पौधे पड़े हुए थे। हे भगवान, अब बिना सब्जियों के हमारा गुजारा कैसे होगा? यही सब्जियां ही तो हमारी रोजी रोटी थी। इन्हीं सब्जियों के बदले तो थोड़ा आटा चावल तो मिल ही जाता था। अब अगर सब्जियां ही नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या और घर का राशन कैसे खरीदेंगे? पहले भी तालाब ही हमारी मदद करता था और अभी भी तालाब ही हमारी मदद करेगा। हम तालाब से पानी लाकर अपने खेतों को ही नहीं सींच सकते, पर तालाब के सूखने की वजह से जो जमीन बाहर आई है वहां खेती तो कर सकते हैं। सपना पूरे परिवार को तालाब के पास लाती है और तालाब सूखने की वजह से बाहर आई जमीन दिखाती है। ये जमीन सालों तक पानी के अंदर थी, जिसकी वजह से वो काफी उपजाऊ है। अगर हम इसमें खेती करेंगे तो हमारी सब्जियां जरूर उगेंगी और तालाब के पास होने की वजह से सब्जियों की सिंचाई करना भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये आइडिया ठीक है। उज्जवल बेटा, तो इस जमीन की जुताई करके इसे थोड़ा नीचे कर और मैं ऐसी मेड़ बनाऊंगा कि तालाब का पानी ढलान से खुद इस जमीन तक आएगा और दूसरी तरफ से वापस भी चला जाएगा। उज्जवल तालाब की जमीन की जुताई कर एक तरफ की जमीन तालाब से नीचे करता है और रामलाल तालाब से जुताई की जमीन एक तरफ की पतली मेड़ बनाता है, जिससे पानी खुद जमीन तक आता रहता है और वापस भी जाता रहता है। और सपना जमीन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बोती है।
बहू, मैंने तालाब के घुटनों भर पानी से हमारी खेती के लिए चुनी गई जमीन तक ऐसी मेड़ बना दी है कि अब पानी खुद तालाब से आएगा और दोबारा तालाब में ही चला जाएगा। अब हमें अलग से सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। बीज अंकुरित होते ही मैं इसमें गोबर, सड़ी गली सब्जियां और फलों का खाद डालकर डाल दूंगी और कुछ ही दिनों में हमारी सब्जियां तैयार हो जाएगी। भाभी, सब्जियां तैयार होने में 10 दिन लगेंगे, तब तक हम क्या खाएंगे? गर्मियों का सीजन है, गाँव के बगीचों में काफी अच्छे आम हो गए हैं। अगर हम कच्चे आमों को दाल में डाल दे तो चावल के साथ आराम से खट्टी दाल खा सकते हैं और कच्चे आम का अचार भी बना सकते हैं। हाँ भाभी, और हम पके आमों से आमरस बनाकर उससे रोटी के साथ भी तो खा सकते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन प्रीति और सपना अपने गांव के आम के बगीचों में आती है और थोड़े कच्चे और थोड़े पके आम तोड़ती है। नंजी, छोटे कच्चे आम आप भी ना माँ जी को दे देना, उनसे अच्छा अचार कोई नहीं बना सकता। और जो थोड़े बड़े कच्चे आम हैं उनसे मैं खट्टी दाल बना दूंगी। तब तक आप इन पके हुए आमों का रस निकाल दो। सपना और प्रीति कच्चे आम और पके आम तोड़कर घर आती है, जहाँ शारदा छोटे छोटे कच्चे आमों के टुकड़े करके मसाला मिलाकर उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देती है और सपना थोड़े बड़े कच्चे आम दाल में डाल देती है और प्रीति पके आमों का रस एक बर्तन में निकाल कर तालाब के अंदर सपना की ठंडी रसोई में आती है। भाभी, मैंने पके आम का रस निकाल दिया है, मुझे रोटी चाहिए, मैं खाने जा रही हूँ। रुकिए नैना जी, मेरे पास एक आइडिया है। इन पके हुए आमों के रस को मैं मिट्टी के घड़े में रखकर सूती कपड़े से लपेटकर तालाब के पानी में रख दूंगी, जिससे आम रस बिल्कुल ठंडा और खाने में और मजेदार हो जाएगा। सपना तालाब की जमीन पर तालाब के पानी में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर मिट्टी के मटके में आमरस डालकर सूती कपड़े में लपेट कर रख देती है और उसी तरह एक पानी का मटका भी रख देती है। ऐसी ही दोपहर होती है और पूरा परिवार खाने बैठता है। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ठंडा पानी है और ये आमरस भी कितना ठंडा ठंडा है। हाँ मम्मी, ये पानी भी बहुत ठंडा है और ये आमरस भी बहुत टेस्टी है। बहू, कुएं से पानी लाते लाते तो पानी गर्म हो जाता है, फिर ये पानी इतना ठंडा कैसे है? पापा, भाभी ने तालाब के अंदर बनी ठंडी रस्सी में पानी और आमरस दोनों को ठंडा कर लिया है। वाह बहू, तू अपनी तालाब के अंदर बनी ठंडी रसोई को अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। पर अब नदी का पानी गंदा होता जा रहा है, मुझे तो पानी की चिंता हो रही है। इसकी चिंता तो मुझे भी है, पर अभी सब कुछ ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सपना अपनी ठंडी रसोई में मजे से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और उसके साथ आराम से खाना खाती है। वहीं रोज सपना के साथ कुएं तक जाने वाली गांव की औरतें ये सब देख रही होती है। एक दिन सभी औरतें सपना के पास आती है। वाह बहू, तू तो तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में काफी ठंडक में खाना बनाती है और अपने परिवार के साथ खाना खाती है। अब तो तालाब के अंदर ठंडी रसोई में तूने हरी भरी सब्जियां भी उगा ली है। ये सब तो इस तालाब की वजह से हुआ है। पानी कम होने के बाद भी ये हमारी मदद कर रहा है। सपना बहन, हमें भी रसोई में काफी गर्मी लगती है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। क्या हम भी तुम्हारी तरह तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई बना सकते हैं? सपना बहन, हमारी भी मदद करो इस तरह की ठंडी रसोई बनाने में। हम भी तालाब के पास थोड़ी और सब्जियां उगाना चाहते हैं। हमारे घरों में भी खाने पीने की बहुत दिक्कत है। अरे बहनों, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम सभी गांव के लोग एक ही तो हैं। ऐसा करो, हम लोग बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करते हैं और तुम लोग भी मेरी तरह तालाब के अंदर पत्थर रख लो और उसके ऊपर मिट्टी का चूल्हा बना लेना और छत बनाकर अपने घर से सामान लाकर आराम से रसोई बनाना। तुम्हारी भी तालाब के अंदर ठंडी रसोई तैयार हो जाएगी। तालाब के चारों तरफ छोटी छोटी छत और पत्थरों पर मिट्टी के चूल्हे बनाकर गांव की औरतें तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई तैयार कर लेती है। और अब सपना सभी औरतों के साथ तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है और अपने परिवार के साथ खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी बहुएं कुएं से पानी लेकर गांव के सरपंच हरिशंकर की हवेली की तरफ से गुजर रही होती है, जहाँ हरिशंकर अपनी हवेली के बाहर हरिया से बात कर रहा होता है। ये क्या कह रहे हो हरिया तुम? मेरी बेटी की शादी है और तुम किसी हलवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे? अरे गांव वाले और बारातियों को मैं क्या खिलाऊंगा? अरे सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव में कोई हलवाई नहीं है और दूसरे गांव के हलवाई इतनी गर्मी में हमारे गांव आकर खाना बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को पता है हमारे गांव में इकलौता तालाब था जो सूख गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। उन्हें पता है यहाँ की दिक्कत होगी। अरे दिक्कत है कहाँ नहीं है? इसका मतलब ये थोड़े है कि मेरी बेटी की शादी में आए लोग भूखे घर जाएंगे। अरे तुम कुछ भी करो, कहीं से भी हलवाई लेकर आओ। बहनों, सुना तुम लोगों ने? सरपंच जी की बेटी की शादी के लिए कोई हलवाई नहीं मिल रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ जरूर, चलो सरपंच जी के पास। सपना सभी गांव की दूसरी बहनों के साथ सरपंच हरिशंकर के पास आती है। अरे बहनों, तुम लोगों को कुछ परेशानी है क्या? सरपंच जी, हमने सुना है आपको कोई हलवाई नहीं मिल रहा है। हाँ बहनों, समझ ही नहीं आ रहा है। अगले महीने ही शादी है और अभी भी कोई हलवाई नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा? सरपंच जी, क्या हम बहुएं खाना बनाना नहीं जानती हैं? कैसी बात कर रही हो बहू? तुम लोग इतने सालों से अपने परिवार का पेट भर रही हो, तुम लोगों से अच्छा खाना कौन बना सकता है? सरपंच जी, तो आप गांव के बाहर से हलवाई क्यों बुला रहे हैं? हम बहुएं हैं ना, हम बनाएंगे गांव की नंद की शादी में खाना।
बहू इतनी भीषण गर्मी में तुम लोग खाना बनाओगी? सरपंच जी, सपना दीदी के तालाब के अंदर बनी ठंडी रसोई में गर्मी का नामो निशान नहीं है। आप बस हमें सुबह राशन और बर्तन दे देना, बाकी खाना बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे ही हंसी खुशी एक महीना बीतता है और आज सुबह सरपंच अपने आदमियों के साथ बड़े बड़े बर्तन और राशन लेकर बहू के पास आता है। अरे बहू ये लो बर्तन और ये सारा राशन का सामान। सरपंच जी, अब आप जाइए और जाकर मंडप लगवाइए और दूसरी तैयारियां कीजिए, शाम तक खाना बन जाएगा। हम मिट्टी के बड़े बड़े 3 चूल्हे बना लेते हैं। पूर्णिमा दीदी आप एक पर सब्जी बनाइए, राधिका बहन तुम एक पर चावल और दाल बनाओ, मैं आटा गूंथती हूँ, शाम को सीधे पूड़ियां तलूंगी, खाना तैयार हो जाएगा। तालाब के अंदर ठंडी रसोई में बहुएं मिट्टी के 3 बड़े बड़े चूल्हे बनाती है और उनमें लकड़ियां जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते सूरज ढलता है और सपना कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे के सामने खड़ी हो जाती है। दीदी हम पूड़ियां बेलते हैं और आप गर्मा गर्म पूड़ी तलिए, और हरिया काका आप सरपंच जी के आदमी के साथ ये सारा खाना लेकर सरपंच जी की हवेली में जाइए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी मदद से गांव की किसी बेटी की शादी हो रही है और इतनी ठंडी रसोई में इतने बड़े चूल्हों से भी हमें गर्मी नहीं लग रही है। अब जल्दी जल्दी पूड़ियां बेलो, फिर तैयार होकर हमें भी सरपंच जी की हवेली में शादी देखने जाना है। पूर्णिमा, राधिका और शारदा फटाफट पूड़ियां बेलने लगती है। वहीं सपना और प्रीति एक ही कढ़ाई में जल्दी जल्दी पूड़ियां तलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर के आंगन में गांव के लोग और बारात में आए सभी लोग आराम से खाना खाते हैं। शादी के बाद सरपंच जी अपनी बेटी को विदा करते हैं। अगले दिन सरपंच तालाब किनारे सभी बहुओं के पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपना बहू, और तुम सभी बहुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। सरपंच जी, आप हमारे पिता की उम्र के हैं, आप हमें धन्यवाद करें अच्छा नहीं लगता, ये सब तो हमारा कर्तव्य था। वैसे सच कहूँ सपना बहू, तो तुमने मेरी ही नहीं अपने पूरे परिवार और पूरे गांव की बहुओं की मदद की है। आज तुम्हारी तालाब के अंदर ठंडी रसोई बनाने की वजह से गांव की सभी बहुएं ठंडक में आराम से खाना बना पाती हैं और मेरी बेटी की शादी भी अच्छे से हो पाई। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और एक दोपहर सपना गांव की बहुओं के साथ गांव के बाहर कुएं के पास आती है। कुआं पूरी तरह से सूख चुका था। हे भगवान, ये कुआं भी सूख गया, अब हमारा क्या होगा? हम अब पानी कैसे पियेंगे? अब तो गांव में पानी का एक ही रास्ता बचा है, हमारा तालाब। उस तालाब में तो सिर्फ घुटने तक ही पानी है और उस पानी में भी काफी मिट्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम मिट्टी मिला ही सही, पर पानी तो है कुएं में, तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। अब हमें उसी पानी को पीना होगा। हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। ऐसा करते तालाब के पानी को थोड़ी देर बर्तन में भरकर रख देंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर सूती कपड़े से छान लेंगे और फिर उबाल कर पियेंगे। मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, पर प्यास तो बुझानी पड़ेगी ना। सपना बहू के साथ वापस गांव लौट जाती है और अपने घर आकर कुएं की सूखने की बात घर वालों को बताती है। अरे ये गर्मी हमें क्या क्या दिन दिखाएगी। बहू, तूने जैसे बताया है वैसे ही थोड़ा पानी साफ करके रख ले, वही पियेंगे हम सब। सपना तालाब से एक मटका पानी निकालती है और उसे थोड़ी देर रख देती है। थोड़ी देर में पानी की मिट्टी मटके के तले बैठ जाती है। तब सपना पानी छानकर अपनी ठंडी रसोई में उबाल कर एक साफ मटके में भरकर रख देती है। फिर पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। मम्मी मम्मी थोड़ा पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है। हाँ मम्मी मुझे भी दो ना। हाँ बच्चों लो पानी। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है बच्चों को ये पानी पिलाने का, पर बच्चे बिना पिए रह भी तो नहीं पाएंगे। मन ना होते हुए भी सपना बच्चों को तालाब का साफ किया हुआ पानी पिलाती है और पूरे गांव को भी मजबूरी में तालाब का पानी ही पीना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव और अनीशा गांव के कुछ बच्चों के साथ बड़े बड़े थर्माकोल लेकर तालाब के किनारे आते हैं। दादी बुआ पापा मम्मी देखो हम क्या लेकर आए हैं। बच्चों, ये थर्माकोल क्यों लेकर आए हो तुम लोग? और तुम्हें इतने सारे थर्माकोल कहाँ मिले? गांव के बाहर जहाँ कचरा फेंका है ना, हमारी गेंद वहां चली गई थी। हम गेंद लेने वहां गए तो हमें ये थर्माकोल मिले, तो हम इन्हें लेकर आ गए। बच्चों, अब तुम कचरे से भी चीजें उठाने लगे हो। क्या जरूरत है तुम्हें कचरे से थर्माकोल लेकर आने की? क्या करोगे इनका? मम्मी डांट क्यों रहे हो? पहले हमारी बात तो सुनो। अरे बहू, तू बच्चों से इतना प्यार करती है, फिर बात बात पर उन्हें डांट कर डरा क्यों देती है? पहले सुन तो, बच्चे थर्माकोल क्यों लेकर आए हैं? कचरे के पास थोड़ा पानी इकट्ठा था जिसमें छोटे छोटे थर्माकोल तैर रहे थे, इसलिए हम ये बड़े थर्माकोल लेकर आए। अगर ये भी पानी में तैरेंगे तो हम इस पर बैठकर खेलेंगे। अरे बच्चों, थर्माकोल पानी में तैरते हैं और ये थर्माकोल काफी बड़े हैं, इसलिए तुम बैठकर आराम से खेल भी सकते हो। पर ध्यान रखना, थर्माकोल से पलटकर तालाब में गिर मत जाना। अगर बच्चे तालाब में गिर भी जाते हैं तो वो डूबेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों के घुटनों तक पानी है और पानी की वजह से उन्हें चोट भी नहीं लगेगी। खेलने दीजिए इन्हें आराम से। राघव और निशा गांव के बच्चों के साथ थर्माकोल पर बैठकर तालाब के थोड़े से पानी में मस्ती करने लगते हैं। याहू, मैं जा रही खजाने की खोज करने।
और मैं जा रहा हूँ पानी की गहराई में खजाना ढूंढने। बच्चे तालाब में खेल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपना तालाब की जमीन में उगाई सब्जियों के पास आती है, जहाँ हरी भरी और तरह तरह की सब्जियां उगी होती हैं। गर्मी में ज्यादा मसालेदार खाना सही बात नहीं है और पानी भी नहीं है, इसलिए आलू और टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। सपना आलू और टमाटर लेकर अपने तालाब के अंदर ठंडी रसोई में चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठ जाती है। वहीं गाँव की दूसरी बहुएं भी चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। तभी चूल्हों से उठ रहे धुएं पर आसमान में अपने हेलीकॉप्टर में बैठे राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव की नजर पड़ती है। पायलट, मैप में तो इस जगह पर तालाब दिखा रहा है ना? जी सर। पायलट, मुझे दूरबीन देना। राज्य के मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे दूरबीन लगाकर नीचे बहू को तालाब के अंदर ठंडी रसोई में खाना बनाते हुए देख लेते हैं। अरे ये कौन सा गांव है? मुझे तो इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। और इस गांव की औरतें तालाब के पास खाना क्यों बना रही हैं? पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे लेकर चलो और ध्यान रखना किसी को चोट न लगे। पायलट धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे लेकर आता है, जिससे सभी बहुओं के चूल्हे बुझ जाते हैं और बच्चे डरकर तालाब के बाहर भाग जाते हैं। पायलट थोड़ी दूर पर हेलीकॉप्टर उतारता है और राज्य के मुख्यमंत्री अपनी सिक्योरिटी के साथ बहुओं के पास आते हैं। कौन है आप? हमें डरा दिया आपने। अरे बच्चों, डरो मत, मैं राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव हूँ। मैं इन बहुओं से बात करने आया हूँ। आप लोगों ने तालाब के पास अपनी रसोई क्यों बनाई है? आप लोगों की इस नासमझी की वजह से ये तालाब सूख गया है। मुख्यमंत्री जी, एकमात्र ये तालाब ही पूरे गांव की पानी की जरूरतें पूरी करता है। हम इसे क्यों सुखाएंगे? ये तालाब तो गर्मी की वजह से सूख गया और गर्मी से राहत पाने के लिए हमने तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई बनाई। क्या हमारी राज्य की औरतों को इतनी परेशानी हो रही है और मुझे पता तक नहीं है? और अगर ये तालाब ही पूरे गांव की पानी की जरूरत पूरी करता था तो अब आप लोग अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? मुख्यमंत्री के सवाल पूछते ही राघव और निशा को उल्टियां होना शुरू हो जाती है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? पायलट, इन बच्चों को तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। पायलट उज्जवल के साथ बच्चों को तुरंत हेलीकॉप्टर में बिठाता है और अस्पताल रवाना हो जाता है। थोड़ी देर में लालू यादव को बच्चों की उल्टियों की वजह पता चलती है। आपके बच्चों को डायरिया हुआ है। आप लोग कैसा पानी पीते हैं? हम इसी तालाब के पानी को किसी तरह साफ करके पीते थे। क्या? इस तालाब का पानी? अरे मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहले कभी इस गांव पर ध्यान नहीं दिया। पर इस गांव में मैं डैम बनाऊंगा और इस डैम को उस तालाबों से भी जोड़ूंगा। उस डैम से आप लोग अपने खेतों में भी सींचिएगा और पानी की टंकियां लगवाऊंगा, जिससे दिन में 3 बार पीने का पानी मिलेगा। और औरतों और आप लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देने का वादा करता हूं। अब गर्मी में आप लोगों को चूल्हे के सामने जलना नहीं पड़ेगा। महीने भर में ही मुख्यमंत्री गांव में डैम बनवाते हैं, जिससे किसानों की जमीनें दोबारा लहराने लगती है। वहीं पूरी गांव में जगह जगह सरकारी नल लगवाए जाते हैं, जिनमें पीने का शुद्ध पानी आता है और गांव के सभी घरों में फ्री गैस कनेक्शन भी दिए जाते हैं। और डैम की वजह से गांव का एकमात्र तालाब दोबारा पानी से भर जाता है और अब गांव की किसी भी बहू को गर्मी में रसोई में खाना बनाने में परेशानी नहीं होती।